प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। 11वीं में जो ट्रेड विषय लेना चाहते हैं उस ट्रेड विषय में सामान आधारित विषय कंपलसरी है। और पहले तो मैं ट्रेड का लेने का मतलब और उद्देश्य समझा देता हूँ। सरकार ने लगभग 41 ट्रेड चला रखी हैं और ये 41 ट्रेडें इसलिए चलाई हैं ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें सीख सकें, कुछ चीज़ें बनाना, सुधारना, उनके बारे में जानकारी सीख सकें। जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल मतलब जो स्कूटर है या कार है, ये सब ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। तो इनको सुधारना, इनको सही करना, इसके अलावा फोटोग्राफी है, शॉर्ट हैंड है, प्रिजर्वेशन के हैं, फूड प्रिजर्वेशन के कई सारे कोर्सेज हैं, ऑडिटिंग का भी है। तो इस तरह से बहुत सारी ट्रेडें हैं। उनमें से ही एक रेडियो टीवी भी जो हमारे विद्यालय में है। तो हालांकि आज का जो टेक्निकल जो युग है बदलता हुआ, उसके अनुसार जैसे मोबाइल है या और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उनकी जानकारी, टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर का है, ये नहीं है, लेकिन ये समय के साथ में ये इनमें बदलाव आना चाहिए जो कि अभी तक नहीं आया है। खैर, जो ट्रेड हैं उनमें ये विषय इसलिए दिए गए हैं कि बच्चा इंटर भी कर ले और साथ साथ जो है ये टेक्निकल चीज़ें भी बनानी, सुधारनी, ये सीख ले, ताकि इंटर करने के बाद में वो कोई टेक्निकल काम कर सके, अपना व्यवसाय शुरू कर सके या कहीं इनसे संबंधित जो कंपनियां हैं उनमें जो वो कर सके। और दूसरा ये भी है कि जैसे कोई आदमी अपना व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए उसमें जो दिक्कतें आती हैं, कैसे उसको चलाया जाए, कैसे कोई व्यवसाय शुरू किया जाए, कैसे दिक्कतें आती हैं व्यवसाय में वो दूर की जाएं। और उसके साथ साथ में ही ये जरूरी है कि आज जो पर्यावरण है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो हो क्या रहा है कि जो औद्योगिक विकास कर रहे हैं उस औद्योगिक विकास में जो है जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। आदमी को विकास दिख रहा है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं दिख रहा है। वो पैसे कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि उसको पर्यावरण नहीं दिखता है और वो उस पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। तो पर्यावरण के संबंध में जानकारी देने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, व्यापार में जो दिक्कतें आती है वो उनको दूर करने के लिए, एक व्यापारी को कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं इस समान आधारित विषय में बताई गई हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले जरूरी था कि इसके बारे में जो है बता दिया जाए। तो अब हम यहाँ पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पाठ है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा जो है पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण कहें तो अंग्रेजी की एनवायरनमेंट से बना है और इसको वातावरण भी कहते हैं, एटमॉस्फियर। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर के हुई है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब है ढका हुआ। यानी कि परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब ढका हुआ। जो चारों ओर हमारे जो ढका हुआ है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इस एनवायरनमेंट में, इस पर्यावरण में
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यानी कि मानव के चारों ओर जो क्षेत्र है और जो घेरे हुए है, और उसके जीवन और उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, यानी कि जो खाने हैं, पशुपालन है, कृषि है, ये सब जो है सब पर्यावरण के अंग हैं। तो इनको सबको हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम पर्यावरण को पास पड़ोस जैसे शब्दों से भी अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण एक विस्तृत शब्द है। इस परिवृत्ति में मनुष्य से संबंधित वह सभी तथ्य, वस्तुएं, स्थितियां, दशाएं सब शामिल हो जाती हैं जो मानव के विकास को प्रभावित करती हैं, मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो अब शायद समझ गए होंगे कि पर्यावरण में सारी क्या क्या चीजें शामिल हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जो आदमी है उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान ये जरूरी है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो पानी पानी है। और आजकल जो युग चल रहा है उसको देखते हुए व्यवसाय और औद्योगिकरण जरूरी है। यही नहीं, आजकल हम देख रहे हैं कि नए नए शास्त्र मतलब सब्जेक्ट बन गए हैं। वैसे हम पौराणिक यहाँ बातें करें तो कहा गया है कि आदमी का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 प्राकृतिक तत्वों के बल पर ही हम जी रहे हैं और मरने पे 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। आदमी को जब दफन किया जाता है तब भी और जलाया जाता है तब भी वो इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो संतुलित पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। तो इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संतुलित पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवित ग्रह है, यानी कि जो पर्यावरण है उसके कारण ही यहाँ पे जीवन है। बाकी और बहुत सारे ग्रह हैं जिन पे जीवन नहीं है, जैसे चंद्रमा है और बहुत सारे ग्रह हैं, मंगल है, अभी खोजें चल रही हैं उनके विषय में, लेकिन इन पे कोई अभी जीवन के प्रमाण नहीं है। पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं पर्यावरण के संबंध में, लेकिन सबका अर्थ वही निकलता है कि हमारे चारों तरफ जो ढका हुआ है, जो चारों ओर है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण पूरे विश्व का एक चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी रचना उन सभी तत्वों द्वारा होती है जो पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ये तत्व चाहे जैविक हो, चाहे अजैविक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पर्यावरण, इन सभी के साथ में सदैव कुछ न कुछ क्रिया करता रहता है और गतिशील रहता है। इसलिए पर्यावरण की परिभाषा भी स्थिर नहीं रही और बदलती रही है, परिवर्तित होती रही है। जैसे जैसे मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं बदलती रही, वैसे वैसे पर्यावरण के अर्थ विषय के क्षेत्र में भी परिवर्तन आता रहा है। उदाहरण के लिए कुछ समय पूर्व मानव यातायात के लिए वाष्प चालित रेल इंजन का प्रयोग करता था, फिर डीजल इंजन आ गया और अब बिजली का इंजन आ गया। अतः मानव ने कोयला बचाने, पर्यावरण को प्रदूषण से न हो प्रदूषण से बचाव करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करने की बात करते करते जो है ये रेल इंजन पे वो आ गया। तो इससे हम देख रहे हैं कि पर्यावरण कम प्रदूषित हो रहा है, कोयले से ज्यादा होता था। तो जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की परिभाषा में भी बदलाव आया है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सविंद्र सिंह ने एक
परिभाषा दी थी कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारिस्थितिक पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। यह तंत्र अलग अलग सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भौतिक तत्व मानव के किसी क्षेत्र में रहने की उपयुक्तता, सुअवसरों तथा सीमितताओं को निश्चित करते हैं। जैविक तत्व जीवमंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। तो इन्होंने जो है इस अपनी परिभाषा में सभी चीजों को लिया है, जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, उसमें संस्कृति को भी शामिल किया। तो इस तरह से परिभाषा जो है काफी व्यापक हो गई है। परिभाषाओं के बाद बात करें तो हमें जिंदा रहने के लिए सांस, भोजन, जल, ये तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा जो और प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं और उसी के कारण जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे भी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, गंदगी होएगी, गंदा होएगा तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता और महत्व। आजकल पर्यावरण इतना बिगड़ गया है कि सरकार ने और सभी देशों ने ये निश्चित किया है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और लोगों को जो है छोटी क्लास से ही पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जाए। जैसे जैसे वो आगे बड़ी बड़ी क्लासों में आता है वैसे वैसे जानकारी को बड़ा किया जाए। तो प्राकृतिक पर्यावरण में उत्पन्न और उसके पोषित जीव, यानी कि प्रकृति में जो जीव है और जो प्रकृति है उनके बीच में भी आपस में एक संबंध है जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी संबंध, इकोलॉजी। तो पर्यावरण परिवर्तनशील होता है, इसलिए परिस्थिति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन जीवन की अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज हम देख रहे हैं पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। यही कारण है कि आदमी और अन्य जीव में विविधता पाई जाती है, अलग 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 है वो। इसके अध्ययन के बारे में आगे बताया जाएगा। आधुनिक युग में पर्यावरण के अध्ययन के बढ़ते महत्व को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि नवीनतम आधुनिक तकनीक के प्रयोग, अधिकतम संसाधन संदोहन, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग, बढ़ता जनसंख्या का भार, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण के दोष के कारण परिणाम एवं निवारण के उपाय खोजने के लिए हमें पर्यावरण का अध्ययन करना जरूरी है। स्वच्छ पेयजल, शुद्ध वायु, पौष्टिक भोजन, शुद्ध मिट्टी के अभाव में इसके कारण बहुत सारे रोग फैल रहे हैं। तो इसलिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, तो उसके लिए जरूरी है। पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं ने इसे समझने, सुधारने और नियमन करने के लिए मानव समुदाय को प्रेरित करने के लिए जरूरी है। पर्यावरण जीवों का आवास कहलाता है, चाहे जीव हम हो और चाहे जानवर हो। सभी जीव अपने आवास के प्रति संवेदनशील होते हैं। आवास परिवर्तन से जीव का जीवन दुर्भर हो जाता है। जैव जगत की इस व्यवस्था को समझने के लिए पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है। हर जीव का एक घर होता है, क्षेत्र होता है, तो वो अपने आप को उसमें ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। पर्यावरण घटक परस्पर अंततः क्रिया द्वारा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पर्यावरण प्रकृति का शाश्वत नियम है।
यानी कि प्रकृति में परिवर्तन होते ही रहेंगे। प्रकृति परिवर्तन के प्रति जीव अपने आप को स्व संचालित और अनुकूल कर लेता है। तो हमें अपने आप को प्रकृति के अनुसार ही बदलना पड़ता है। किंतु मानव द्वारा लाई गई परिस्थिति से जीवधारी का जीवन संकटमय हो जाता है और पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपरोक्त तत्वों के आधार पर जो है ये पर्यावरण का जो है जानना, उसके बारे में लोगों को जागृत करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर जल भंडार के तीन रूप हैं। तीन रूपों में जल मिलता है पृथ्वी पे। सतही जल जो कि जमीन है, जमीन के अंदर जो जल है उसको उसके ऊपर जो जो जमीन है, जमीन के ऊपर जो जल पाया जाता है, जैसे नहर होगी, तालाब होगी, झील हो गई, इन रूपों में जो जल मिलता है वो हम सतही जल बोलते हैं। समुद्री जल क्या है? समुद्र में लगभग 71% जल है। 71% जो पानी है और समझ लो 29% भूमि है। तो समुद्री जल पर्यावरण को प्रभावित करता है। समुद्र से मानव को मोती, मछली, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। भूमिगत जल ये लगभग 15% है। भूमिगत जल का मतलब जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है, जिसको हम नलकूपों, नलों, समरसेबल इनके द्वारा जो है कुओं के द्वारा निकालते हैं। तो ये सब मिलकर मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जैव मंडल एक होता है, जैव मंडल। जैव मंडल विस्तृत रूप से तो आगे पढ़ोगे, लेकिन बता देता हूँ। जैव मंडल उसको कहते हैं जहाँ थल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और थल, वायु और जल, ये तीनों मंडल मिलते हैं, वहां पे जीवन है और उसको हम जैव मंडल कहते हैं। आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे इसमें। तो जैविक तत्वों को भी निम्नलिखित हम दो भाग में बांट सकते हैं। पशु पक्षी जो गतिशील होते हैं उन्हें बोलते हैं चर। जो गतिशील नहीं होते, जैसे कि पेड़ पौधे, उनको बोलते हैं अचर। तो पशु पक्षी अपनी गतिशीलता के कारण पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जबकि पेड़ पौधों का प्रभाव अपनी स्थिति तक सीमित रहता है। अब पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बात करें, जो पहले करी थी, तो पर्यावरण पे हमें जो है तीन मंडल देखने को मिलते हैं पर्यावरण में: स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। और जब ये तीनों मंडल मिल जाते हैं तो चौथे मंडल का निर्माण होता है, जैव मंडल का। तो स्थल मंडल समझ गए होगे। हमारी पृथ्वी पे जो जमीन है उसको हम स्थल कहते हैं। उस पे पहाड़ और ये सब चीजें, मैदान, झील, ये सब आती हैं। और हम देखते हैं कि ये पूरे जो पृथ्वी है, वो जो पूरा हमारा जो मंडल है, उसका 29% भाग पे जो पृथ्वी है और 71% भाग पे जल है। इसमें चट्टाने और मृदा, पहाड़, पर्वत, भूमिगत खनिज, जल मैदान, ये सब शामिल होते हैं। वायुमंडल, नाम नाम से ही पता है, जो पृथ्वी के ऊपर का भाग है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी जो है गैस होती है और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी के साथ में बंधी रहती है। इनमें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन बहुत सारी गैसें भी हैं। वायुमंडल का संगठन विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धूल के कणों से हुआ बना है। इसमें वर्षा वायु, आर्द्रता, वनस्पति, जलवायु तथा सभी तत्वों के मानव जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है। जलमंडल, जलमंडल में जल के ऑक्सीजन के दोनों और हाइड्रोजन के दोनों H2O इन यौगिक से मिलकर के बना। हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन के दो। जीवन का आधार जल होता है। जल पर्यावरण के एक जैविक तत्वों को हम तीन भाग में बांट सकते हैं: पशु पक्षी। पशु पक्षी के बारे में जानते होंगे। पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, पशु जो
जमीन पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। पशु पक्षी अपने भोजन के लिए पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ये जीव संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते हैं, किंतु इनके वितरण में असमानता है। कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं किसी तरह के, कहीं किसी तरह के मिलते हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के समूह को वनस्पति के नाम से पुकारा जाता है। वनस्पति पर्यावरण से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश आदि का शोषण करती है और कार्बन पदार्थ प्रदान करती है। ताप, वर्षा, मिट्टी के कारण वनस्पति के अनेक रूप हमें पाए जाते हैं। घने वन, घास के मैदान, झाड़ियां, ओस और बहुत सारे हैं। और जो तीसरे हैं वो हैं सूक्ष्मदर्शी जीव। पर्यावरण के निर्माण में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें माइक्रोजोआ, बैक्टीरिया तथा वायरस प्रमुख हैं। वायरस जानते होंगे, आजकल जो है कोरोना वायरस का खूब नाम सुन रहे होंगे। तो वायरस इस तरह के होते हैं जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देते, एक कोशीय जीव होते हैं। इसके अलावा जो चौथा मंडल है वो जैव मंडल, जहां ये तीनों मंडल मिलते हैं, थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, उसको हम जैव मंडल कहते हैं। तो वहां पे जीवन मिलता है, इसलिए इसको हम जैव मंडल कहते हैं। इसी मंडल में सभी जीव रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। जैव मंडल में सूक्ष्म जीवाणु, असंख्य जीव जंतु और विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। विद्वानों का अनुमान है कि हमारी पृथ्वी पर 1 लाख प्राणी तथा 3 लाख पादपों की प्रजातियां पाई जाती है। प्राणियों की भी 1 लाख प्रजातियां हैं। पृथ्वी की सभी प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उत्पादक कहे जाते हैं। पेड़ पौधे अन्य प्राणियों को भी भोजन प्रदान करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। पेड़ पौधे खुद बनाते हैं भोजन, इसलिए वो उत्पादक हो गए। और जो पेड़ पौधों की से अपना खाना बनाते हैं या लेते हैं, वो हो गए उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यदि ये संतुलन बिगड़ जाता है तो जैव मंडल में खतरा पैदा हो जाता है। पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव, पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। स्थलाकृति का भी प्रभाव पड़ता है, सभी तरह का प्रभाव पड़ता है। जैसे ही हम देख रहे हैं कि पहाड़ है, पहाड़ों पे जो जीवन है वो अलग तरीके का है। हमारे यहाँ जो जीवन है मैदानी क्षेत्रों में वो अलग तरीके का, समुद्री क्षेत्रों में जीवन वो अलग तरीके का है। वही उसी के अनुसार उनकी आवश्यकताएं हैं, उसी के अनुसार उनके जो है सांस्कृतिक चीजें हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरा जीवन जो है इनसे प्रभावित होता है। उसी के अनुसार वेशभूषा होती है, उसी के अनुसार काम धंधे होते हैं। तो इस तरह से कहें कि पूरा जीवन जो है स्थल आकृति से प्रभावित होता है। जल राशियों का प्रभाव, संपूर्ण विश्व में विभिन्न मानव की जातियां, उनके खान पान, वेशभूषा, ये सब अलग अलग है। और वो उसी तरह से है जैसे कि जहाँ पे सागर है वहाँ पे अलग तरीके के हैं। अब जापान और ब्रिटेन की उन्नति का जो कारण है वो उनकी यही स्थिति है कि वो सागर में है, और उन्नति उनकी उसी से ही, सागर के कारण ही हुई है। वनस्पति और जीव जंतु का प्रभाव, विश्व के सभी समुदायों पर, सभी पे जीव जंतुओं की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। स्कैंडिनेविया देशों में काष्ठ उद्यम, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन, डेनमार्क में दुग्ध पालन और भारत में पशुपालन, भैंस, बैल, ये शक्ति के प्रमुख रूप से स्रोत हैं। अब खनिज और शक्ति के साधन का प्रभाव देखें तो आधुनिक युग में इनकी बहुत मांग है। खनिज पदार्थ आर्थिक विकास और संपन्नता के मापदंड है। जहां पे खनिज पदार्थ होंगे वहीं पे आर्थिक विकास होगा। लोहा, कोयला, खनिज तेल, अणु तत्व आज मानव जीवन के विकास की धुरी हैं
और सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ में राजनीतिक वातावरण को भी ये चीजें प्रभावित करती हैं। पठार और मानव जीवन। पठार खनिज पदार्थों के भंडार होते हैं। पठारों पर चरागाह और वन मिलते हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भारत का दक्षिणी पठार है जिसमें कि बहुत सारी खनिज संपदा और पेड़ पौधे ये हैं। जलवायु और जीवन। जलवायु पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जलवायु के आधार पर ही मनुष्य का रहन सहन, खान पान ये सब निर्भर करता है। व्यवसाय आदि भी जलवायु के आधार पर ही होते हैं। जहाँ की गर्म जलवायु वहाँ उस तरह के व्यवसाय और खान पान, रहन सहन और संस्कृति मिलती है, और जहाँ पे ठंड है वहाँ पर उस तरह की मिलती है। अन्य भौतिक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। शैल रचना जो है वो मिट्टी की रचना शैलों से हुई है। महाद्वीप, द्वीप, पर्वत, अवरोध, वर्षा, तापमान आदि भौतिक वातावरण के ऐसे तत्व हैं, ऐसे अवयव हैं जो मानव शरीर के रंग, कद, खान पान, वस्त्र तथा उसके उदय को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। मानवीय क्रियाओं से विकसित अधिवास, उद्योग, यातायात, व्यापार, तकनीक, वैज्ञानिक विकास का भी समाज और उसके क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक वातावरण ही मूलतः सांस्कृतिक वातावरण की जननी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पर्यावरण है वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार की। तो पर्यावरण के प्रकार मुख्य रूप से जो है इसको हम दो भाग में बांटते हैं, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। जो भौतिक पर्यावरण है उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं, और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है उसको हम मानव निर्मित पर्यावरण भी कहते हैं, जैव पर्यावरण भी कहते हैं। तो भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात करें तो भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण उन सभी भौतिक शक्तियों, तत्वों और प्रक्रियाओं का योग है जो मौलिक रूप से मानव पर्यावरण से भिन्न है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाओं को वो प्रभावित करते हैं। विश्व के धरातल पर भौतिक पर्यावरण में स्पष्ट विभिन्नता दिखाई देती है। यह स्थान और समय के साथ साथ बदलती रहती है। भौतिक पर्यावरण की शक्तियां, तत्वों और प्रक्रियाओं में भी स्थानिक एवं प्रादेशिक क्षमता पाई जाती है। कहीं कोई तत्व सक्रिय है तो कहीं दूसरा तत्व सक्रिय है। भौतिक पर्यावरण की शक्तियां, तत्व और क्रियाएं के बारे में बात करें तो शक्तियां, पृथ्वी की गतियां, घूर्णन और परिभ्रमण। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी के कारण जो है सूर्यताप, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी के आंतरिक बल, भूपटल की गति और अन्य चीजें हैं ये। तो भौतिक शक्तियां अलग अलग और अलग अलग एवं सम्मिलित रूप से पृथ्वी के धरातल पर भिन्न भिन्न प्रकार का भौतिक दृश्य दिखाती हैं या बनाती हैं, जिससे पर्यावरण का जन्म होता है। ये शक्तियां सदैव अपना कार्य करती रहती, क्रियाशील रहती हैं तथा मानवीय प्रभाव से सदा अक्षुण्ण रहती हैं। मानव का भी प्रभाव इन पे पड़ता है। इन शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित प्राकृतिक पर्यावरण कई प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, उन पे प्रभाव डालता है। तत्व, एलिमेंट की बात करें तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे तत्व सम्मिलित हैं और स्थिति और विस्तार एवं आकार, भौतिक और ज्यामितिक स्थिति, जलवायु और दशाएं, महासागर, नदियां, झील, शैल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, भू आकृतियां, भूमिगत जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, ये सब जो है तत्व है, एलिमेंट है। अब बात करें प्रतिक्रिया की, तो भौतिक पर्यावरण की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। अपक्षय, कटाव और निक्षेपण, ये जो है एक पृथ्वी के बनने की भी एक प्रक्रिया है।
आगे ये पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। ताप विकिरण, संचालन और संवहन, वायु और जल की गतियां, दृश्यों की उत्पत्ति, विकास और विनाश, मानवीय और जैविक पर्यावरण की उत्पत्ति, विकास और क्षय। ये तो ये प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो है ये भौतिक पर्यावरण सब बना हुआ है। अब हम सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण की बात करते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण को हम द्वितीय पर्यावरण भी कह सकते हैं। ये आदमी का अभिन्न अंग है। मानव एक सजीव और क्रियाशील प्राणी है। प्राकृतिक पर्यावरण में सदैव काट छांट परिवर्तन आदमी करता रहता है, व्यक्ति करता है, मानव करता है। मानवीय अभिव्यंजन से प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। मानव ने प्रकृति पर्यावरण के उपयोग से सांस्कृतिक दृश्य, नगर, ग्राम, उद्योग, सड़कें, कृषि, परिवहन के साधन, अस्त्र शस्त्र, यन सब का इनका निर्माण किया है। ये सब प्राकृतिक संसाधन से ही किया है। इस प्रकार के पर्यावरण को मानव निर्मित या प्राविधिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो इस तरह से जो आदमी पर्यावरण ये सब बना रहा है, गांव शहर, ये सब हम मानव निर्मित या प्राविधिक पर्यावरण कह सकते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में मानव अपने ज्ञान, विज्ञान, तकनीक इनका प्रयोग कर रहा है। सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियां, प्रक्रियाएं एवं तत्व क्या क्या है? शक्तियां, सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियों में जनसंख्या, वितरण, घनत्व, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु वर्ग, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता ये शामिल होती हैं। ये शक्तियां सांस्कृतिक पर्यावरण को बनाने में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका देती हैं, निभाती हैं। प्रक्रिया क्या है? सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत पोषण, समूहीकरण तथा पुनः उत्पादन, पृथक्करण, अनुकूलन, समायोजन, प्रवास आदि ये सब शामिल होती हैं। इनके द्वारा मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में तालमेल बैठाता है। तत्व, एलिमेंट क्या है? सांस्कृतिक तत्वों को हवाइट एवं रेनर ने 1948 में अपनी पुस्तक जियोग्राफी एट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जियोग्राफी में 3 भागों में बांटा था। सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप, क्रिया संबंधी प्रतिरूप और निर्माण प्रतिरूप एवं सांस्कृतिक परिदर्श। ये तो सामान्यतः सांस्कृतिक तत्वों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, आर्थिक क्रियाएं जो आदमी पैसा कमाने के लिए कार्य करता है, तकनीकी विकास जो आदमी ने अपनी ये आर्थिक उन्नति या की है, सामाजिक संगठन जो हम समाज में रहते हैं और संगठन के रूप में रहते हैं, राजनीतिक संगठन, और उच्च आवश्यकताएं। इस प्रकार सांस्कृतिक पर्यावरण यद्यपि मानव द्वारा बनाया गया है और उसी के कारण बहुत सारे दृश्य बने हुए हैं, लेकिन इस पर भौतिक पर्यावरण की अमिट छाप दिखाई देती है। यही कारण है कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ में सांस्कृतिक पर्यावरण भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं, बदलाव करते रहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियां एवं तत्वों ने भौतिक पर्यावरण के साथ में अपना तालमेल किया है, कहीं अनुकूलतम संयोजन किया है तो कहीं जो है हमें उसका विपरीत दिखाई देता है। और हम देख रहे हैं कि मानव द्वारा जो है ये पर्यावरण को निर्मित किया गया है। इस प्रकार भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का आपस में गहरा संबंध है। पर्यावरण के घटक के रूप में हम इसे बांटें तो अजैविक भौतिक घटक, इसको हम जो है 4 भाग में बांट सकते हैं। वायुमंडलीय घटक, इसमें सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुमंडलीय गैस वायु ये आते हैं। स्थलीय घटक में स्थलाकृति, उच्चावच यानी कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा पृथ्वी की जो बनावट है, पर्वतों का ढाल, मृदा, शैल और खनिज अवस्थिति आती है। जल मंडलीय घटक में जल राशि, सागरीय जल, धरातलीय जल, भूमिगत जल आ जाते हैं। और जैविक घटक में 2 तत्व हैं, चर, अचर। चर में पेड़ पौधे, शैवाल आते हैं और चर में पशु, पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव ये सब आ जाते हैं।
तो इस तरह से हम इस रूप में बांट करके समझ सकते हैं। तो अब बात करें कि पर्यावरण की शिक्षा जो है वो क्यों जरूरी है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण का जो स्वरूप है वो हमारे विकास के कारण जो है काफी कुरूप हो रहा है, बदल रहा है, और जिसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए सभी लोगों को ये जागृत करना जरूरी है, चेताना जरूरी है कि यदि हम प्रकृति के साथ में तालमेल करके नहीं चलेंगे, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसका प्रभाव जो है मनुष्य पे ही, मानव जाति पे ही पड़ेगा। और जब मानव पे प्रभाव पड़ेगा तो मानव नष्ट हो जाएंगे, मानव नष्ट हो जाएंगे तो फिर ये पर्यावरण भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो आदमी और पेड़ पौधे, पर्यावरण, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है, वो कक्षावार है। छोटी कक्षा में कम, उससे ज्यादा में ज्यादा, उससे बड़ी में और ज्यादा, उससे बड़ी में और ज्यादा दी जाती है, और फिर आगे जाकर के एक सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में भी ये शुरू किया गया है। छात्रों को आरंभ से ही पर्यावरणीय शिक्षा का ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आरंभ से ही वो पर्यावरण के विभिन्न अंगों और तत्वों और उनके पारस्परिक संबंध को जान सके। किंतु क्या पर्यावरण की शिक्षा विद्यालय में बंद कमरों में दी जा सकती है? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। यदि हम इसका उत्तरदायी पूर्ण रूप से सोचे तो हमें मिलेगा कि शायद नहीं। ये संभव नहीं है कि हम कक्षा के अंदर जो है केवल थियोरिटिकल बता करके बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दे दें। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो है बच्चों को जाकर के उस पर्यावरण का अंतर महसूस कराएं, दिखाएं उसको, जिससे कि उस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण के बारे में समझने के लिए, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, उसको उस वातावरण में ले जाएं तो वो समझ जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण कहाँ है और अच्छा पर्यावरण कहाँ है। वायु प्रदूषण में धुएं, चिमनी से निकलने वाले फैक्ट्री के आसपास ले जाएं। यहाँ वायु प्रदूषण को फिर उसे दिखाने के लिए कि भाई शुद्ध वायु क्या, बगीचे, नदियों के किनारे, जहाँ भरपूर ऑक्सीजन हो, ऐसी जगह ले जाए, तो वो छात्र समझ जाएगा कि यहाँ पे और वहाँ पे जीवन में क्या अंतर है। तो छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा, अब सरकार सचेत करना, सरकार भी जागी है और लोगों को चेताना चाहती है वो। तो इसलिए ये सभी कक्षाओं में पर्यावरण को हिस्सा बनाया गया है छात्रों की ज्ञान का, कि ताकि वो, उनको बताया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके पर्यावरण के बारे में, और वो पर्यावरण के प्रति जागृत हों, और वो पर्यावरण को आगे जो है सही करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नदियों, नहरों, तालाबों का अवलोकन कराए, जहां लोग अपने घर, फैक्ट्रियां या अन्य अवशिष्ट पदार्थ जल में डाल करके उसको प्रदूषित कर रहे हैं। ये भी बताया जाए उनको कि भाई जो नदियां हैं ये कैसे हमारी जीवनदायिनी है और कैसे हम इनको बचा सकते हैं। तो हालांकि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है पर्यावरण में जो ओजोन परत है, ओजोन परत में जो छेद था वो भी काफी भर गया है। यानी कि जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके भी काम नहीं कर पा रहा था, वो इस कोरोना ने सभी को बंद करके करा दिया है। आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण कितना सही है। आज हम जो यहाँ पे सांस ले रहे हैं वो ऐसा पर्यावरण है जैसा कि यूरोप में या अमेरिका देशों, या जो अच्छे देश माने जाते हैं पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ है। तो आज हमें वो यहाँ पर्यावरण होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम भी अपने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागृत हो जाएं और उसका ख्याल रखें, तो हमारे यहाँ भी अच्छा पर्यावरण हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। अब इसमें क्वेश्चन और बता दूं आपको। क्वेश्चन जो करने हैं वो निशान लगा देता हूँ, कर लेना। एक तो पहला कर लेना, और पर्यावरण परिस्थिति, दूसरा
पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा में भौतिक, सांस्कृतिक और विस्तृत में पर्यावरण क्या है? मानव हो गया। वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का महत्व, पर्यावरण के क्षेत्र ये कर लो। थैंक यू।